Good morning, dear student. This is our last part, that is part number 6 of the lesson Socialism in Europe and the Russian Revolution, where we will understand the topic that is Stalinism and collectivization. कलेक्टिवाइजेशन। तो ये स्टालिनिज्म मतलब जो स्टालिन था आफ्टर द लेनिन के डेथ के बाद स्टालिन बिकम द हेड ऑफ दैट पार्टी, और उसका जो कलेक्टिवाइजेशन था मतलब एक साथ सब फार्मिंग करना चाहिए, ऐसा जो उसका कंसेप्ट था, अबाउट दैट वी विल अंडरस्टैंड इन दिस टॉपिक, दैट इज स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। The period of the early planned economy was linked to the disasters of the collectivizations of agriculture। जो पीरियड था अर्ली प्लान इकोनॉमी का was linked to the disasters of the collectivizations of agriculture। मतलब जो स्टालिन ने एक साथ फार्मिंग करने का बोला था उसके बारे में। By 1928, the towns in Soviet Russia were facing an acute problem of grain supplies। तो जो 1927 और 28 का समय था, द टाउन्स इन सोवियत रशिया, और सोवियत रशिया के जो शहर थे वो एक प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, दैट इज़ एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ ग्रेन सप्लाईज। मतलब रशिया के शहरों में, टाउन में ग्रेन सप्लाईज कम हो रहा था। द गवर्नमेंट फिक्स्ड prices at which grain must be sold, but the peasant refused to sell their grain to government buyers at these prices। गवर्नमेंट ने बोला था फिक्स जगह पर फिक्स प्राइस के साथ ग्रेनरीज को बेचने के लिए, बट फार्मर्स जहाँ बोला था वहाँ वो बेच नहीं रहे थे। स्टालिन हु हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन के बाद जो बोल्शेविक पार्टी के हेड था वह स्टालिन बना था। इंट्रोड्यूस्ड फॉर्म इमरजेंसी मेजर्स, उसने नए एकदम उपाय योजना पॉलिसी बनाई थी। ही बिलीव्स दैट रिच पीजेंट्स एंड ट्रेडर्स इन द कंट्री साइड वेयर होल्डिंग स्टॉक्स इन द होप ऑफ हायर प्राइसेस। तो स्टालिन ऐसा बोलता था, उसका मानना था कि रिच पीजेंट मतलब अमीर फार्मर्स और व्यापारी ट्रेडर्स कंट्री साइड में क्या करते हैं, ग्रेनरीज को होल्ड करके रखते हैं, मतलब अपने गोडाउन में संभाल के रखते हैं, ताकि उनको लगता है कि जब प्राइस बढ़ेंगे तब वो सभी ग्रेनरीज को बाहर निकालेंगे। स्पेकुलेशंस हैड टू बी स्टॉप्ड एंड सप्लाईज कॉन्फिस्केटेड। जो स्पेकुलेशन थे वो सभी स्टॉप किए थे, और जो भी होल्डिंग हो रहा था ग्रेन से वो स्टॉप किया था। इन 1928 पार्टी मेंबर्स टूर द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज, सुपरवाइजिंग एनफोर्स ग्रेन कलेक्शंस एंड रेडिंग कुलकास, द नेम फॉर वेल टू डू पीजेंट्स। तो 1928 में बोल्शेविक पार्टी के मेंबर ने ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया में सुपरविज़न किया, और जहाँ जहाँ ग्रेन कलेक्शन होता था जो फार्मर्स और व्यापारी होल्ड करके रखते ग्रेनरीज को, वहाँ वहाँ रेड डालने लगे। रेड मतलब गवर्नमेंट छापा डालने लगे, वहाँ वो ग्रेनरीज को कलेक्ट करने लगे। कुलकास एक नया वर्ड अपने को मिला है यहाँ, दैट कुलाक्स इसका मतलब होता है रिच फार्मर्स। कुलाक्स का मतलब है रिच फार्मर्स, अमीर किसान। रेडिंग कुलकास द नेम फॉर वेल टू डू पीजेंट। एज अ शॉर्टेजेस कंटिन्यूड, द डिसीजन वॉज टेकन टू कलेक्टिवाइज फार्म्स। अब ग्रेनरीज टाउन में नहीं मिल रहा था, ये प्रॉब्लम बढ़ रहा था, इसके सोल्यूशन के लिए कलेक्टिवाइज फार्म्स का उपाय योजना एक पॉलिसी बनाया लेनिन ने। It was argued that grain shortages were partly due to the small size of holdings। तो लेनिन ने ऐसा बोला था कि जो ग्रेन का शॉर्टेज आ रहा है वो बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग्स है। आफ्टर 1917 लैंड हैड बीन गिवन ओवर टू पीजेंट।
1917 के बाद खेती जो थी वो किसानों को दी थी। दीज स्मॉल साइज पीजेंट फार्म्स कुड नॉट बी मॉडर्नाइज्ड, तो ये जो स्मॉल साइज पीजेंट फार्म्स थे वो मॉडर्न नहीं हुए थे। टू डेवलप मॉडर्न फार्म्स and run them along industrial lines with machinery, it was necessary to eliminate kulaks, take away land from peasants and establish state controlled large farms. अब these small size peasant farms could not be modernized, तो जो छोटे फार्मर्स थे वो मॉडर्न नहीं थे, इसलिए उनका उत्पादन जो था फार्मिंग से कम आ रहा था। टू डेवलप मॉडर्न फार्म्स, आधुनिक खेती करने के लिए, एंड रन देम अलोंग इंडस्ट्रियल लाइंस, और खेती के साथ इंडस्ट्री लाइसेंस भी हो, इसके लिए मशीनरी का होना बहुत ज़रूरी था। इट वॉज नेसेसरी टू एलिमिनेट कुलास, जो कुलास थे उनसे फार्मिंग लेना और गरीबों में बांट देना। टेक अवे लैंड फ्रॉम पीजेंट्स, पीजेंट से लैंड ले लेना, एंड एस्टेब्लिश स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म्स, और ऐसा फार्मिंग करना दैट विल बी कंट्रोल बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जिनको कंट्रोल करेगा। What followed was Stalin's collectivization program. What followed was Stalin's collectivization program. अब वो उसका ज़मीनों को कलेक्ट करने का प्रोग्राम, स्टेट कंट्रोल क्या था। फ्रॉम 1929 द पार्टी फोर्स्ड ऑल पीसन्स टू कल्टिवेट इन कलेक्टिव फार्म्स, दैट इज़ कोलकॉज। तो 1929 में बोल्शेविक पार्टी ने फोर्स किया सभी फार्मर्स को कि वो कलेक्टिव फार्मिंग करें, एक साथ आके सीड को बोए, एक साथ खेती के काम करें, प्रोडक्शन प्रॉफिट लॉस जो भी है वो एक साथ ही ले। द बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंट्स वेयर ट्रांसफर्ड टू द ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म्स, तो जो भी लैंड का बल्क है और इम्प्लीमेंट्स है वेयर ट्रांसफर टू द ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म्स, कलेक्टिव साथ ही होगा। Peasant worked on the land. Peasant work on land. Peasant ने लैंड पर काम किया, एंड कोलकोज प्रॉफिट वॉज शेयर्ड, और एक साथ खेती करने के बाद जो भी प्रॉफिट आता था वो सभी में शेयर्ड होने लगा। एनरेज पीजेंट रेजिस्टेड द ऑथोरिटीज़ एंड डिस्ट्रॉयड देयर लाइक स्टॉक, जिसको नहीं करना था वो गुस्सा करते थे ऑथोरिटीज़ के ऊपर। Between 1929 and 1931, the number of cattle fell by 1/3, तो cattle fell नंबर बढ़ा एनिमल्स का खेती के ऊपर। Those who resisted collectivization were severely punished, जो भी collectivization फार्मिंग को विरोध करता था उनको स्टैलिन, नॉट लेनिन बिकॉज लेनिन वॉज डाइड, तो स्टैलिन पनिशमेंट देता था। Many were deported and exiled, तो डिपोर्टेड और एक्सेल का मीनिंग यहाँ नीचे दिया हुआ है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस मीनिंग। डिपोर्टेड का मतलब होता है फोर्सिबली रिमूव्ड फ्रॉम वंस ओन कंट्री, जो विरोध करता था उसको उस कंट्री से फोर्सिबली निकाला जाता था। और एक्साइल का मतलब होता है फोर्स टू लीव अवे फ्रॉम वंस ओन कंट्री, और एक्सेल का मतलब होता है फोर्स टू लीव अवे, किसी को जोर ज़बरदस्ती निकाल देना कंट्री से। As they resisted collectivization, peasants argued that they were not rich and they were not against socialism. कुछ फार्मर विरोध कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि वो रिच नहीं है, वो सोशलिज्म पे भी विरोध नहीं करते हैं, बट वो कलेक्टिवाइजेशन फार्मिंग को नहीं मानते। They merely did not want to work in collective farms for a variety of reasons. अलग अलग कारण थे फार्मर्स के कि वो कलेक्टिव फार्मिंग के साथ काम नहीं करना चाहते थे। Stalin's government allowed it some independent collective cultivation, but treated such cultivators unsympathetically. तो स्टालिन ने कुछ फार्मर्स को परमिशन दिया इंडिविजुअल फार्मिंग करने का,
बट फिर उनके साथ वो सिंपैथी नहीं दिखाता था. जब भी उनको प्रॉब्लम आता था, दैट वाज नॉट सॉल्व बाय द स्टालिन. In spite of collectivization, productions did not increase immediately. तो कलेक्टिवाइजेशन के साथ एक साथ प्रोडक्शन नहीं बढ़ा था. In fact, the bad harvest of 1930-1933 led to one of the most devastating famines in Soviet history when over 4 million died. तो एक बैड हार्वेस्ट 1930-33 में आया था, जिस कारण एक वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टिंग फेमाइन था, सूखा पड़ा था इन सोवियत हिस्ट्री व्हेन ओवर 4 मिलियन डाइड. 4 मिलियन पीपल डाइड हुए थे. आपको पता है 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, तो 40 लाख पीपल डाइड हुए थे. Many within the party criticized the confusion in industrial productions under the planned economy and the consequences of collectivization. तो बहुत से लीडर थे पार्टी में, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था कि कन्फ्यूजन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अंडर द प्लान इकोनॉमी और द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कलेक्टिवाइजेशन, मतलब कलेक्टिव फार्मिंग के भी परिणाम कुछ हो रहे थे, इसके ऊपर भी कोई मेंबर वो क्रिटिसाइज़ करने लगे थे. स्टालिन एंड हिज सिंपैथीसाइजर्स चार्ज दिस क्रिटिक्स विथ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म. तो जो भी पार्टी के मेंबर स्टालिन के खिलाफ बोलते थे, कलेक्टिवाइजेशन के खिलाफ बोलते थे, उनके ऊपर स्टालिन और उसके लोग कार्रवाई करते थे. Accusations were made throughout the country, and by 1939 over 2 million were in prisons और लेबर कैंप्स. जो भी विरोध करते थे, ऐसे 2 मिलियन लोग जेल में भेजे थे. मोस्ट वेयर इनोसेंट ऑफ द क्राइम्स. बहुत से लोग इनोसेंट है क्राइम में, बट नो वन स्पोक फॉर देम. कोई भी नहीं बोलता था उनके लिए. A large number were forced to make false confessions under torture and were executed. तो लार्ज नंबर लोग जो भी थे अंडर टॉर्चर रखे जाते थे. सेवरल among them were talented professional. कुछ तो एकदम टैलेंटेड लोग थे, फिर भी उनको विरोध होता था. Now new topic we will understand, that is global influence of the Russian Revolution and the USSR. तो जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस था, जागतिक प्रभाव था रशियन रिवोल्यूशन का वर्ल्ड के ऊपर, एंड द USSR. तो ये USSR का लॉन्ग फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक. यूनियन ऑफ सोवियत ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक. द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवोल्यूशन. तो इसका असर क्या था पूरे विश्व पर रशियन रिवोल्यूशन का, और USSR क्या था, दैट वी विल अंडरस्टैंड इन दिस टॉपिक. एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टीज इन यूरोप डिड नॉट होली अप्रूव ऑफ द वे द बोल्शेविक टुक पावर. जो सोशलिस्ट पार्टीज थी यूरोप की, उन्होंने पूरा अप्रूव नहीं दिया था जिस प्रकार से बोल्शेविक ने पावर लिया था. However, the possibility of workers' state-fired people's imaginations across the world. However, the possibility of workers, जो भी workers का possibility था state का fired people's imagination across the world, लोगों का जो भी imagination था वो थोड़ा पूरा नहीं हो रहा था. In many countries, communist parties were formed. बहुत से कंट्रीज़ में कम्युनिस्ट पार्टी स्थापित की गई, लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एक एग्जाम्पल है. द बोल्शेविक एनकरेज कॉलोनियल पीपल्स टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट. और बोल्शेविक एनकरेज कर रहे थे कॉलोनियल लोगों को कि उनके एक्सपेरिमेंट को, सोशलिज्म के एक्सपेरिमेंट को भी वो माने. मैनी नॉन रशियंस फ्रॉम आउटसाइड द USSR पार्टिसिपेट इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ the people of the East 1920, and Bolshevik founded
that Comintern, an international union of pro-Bolshevik socialist parties. तो बोल्शेविक ने सभी के साथ मिलकर एक यूनियन बनाया. सम रिसीव्ड एजुकेशंस इन द यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट. किसी किसी को वहाँ एजुकेशन मिला. बाय द टाइम ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आउटब्रेक हुआ, द यूएसएसआर हैड गिवन सोशलिज्म अ ग्लोबल फेस एंड वर्ल्ड स्टेचर. तो तब यूएसएसआर ने पूरे वर्ल्ड को एक ग्लोबल फेस दिया सोशलिज्म का. Yet by 1950s it was acknowledged within the country that the style of government in the USSR was not in keeping with the ideals of the Russian Revolution. बाद में 1950 में ऐसा ध्यान में आया the country that the style of the government in the USSR was not in keeping with the ideals of the Russian Revolution. मतलब रशियन रिवोल्यूशन जिस आइडियल पर हुआ था उसको नहीं माना जा रहा था. इन द वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट टू इट वॉज रिकग्नाइज दैट ऑल वॉज नॉट वेल इन सोवियत यूनियन. मतलब सोवियत यूनियन में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था. अ बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम अ ग्रेट पावर. एक पिछड़ा कंट्री पावरफुल हुआ था. Its industries and agriculture had developed and the poor were being fed. Industries और agriculture develop हुआ था, poor were being fed, गरीबों को अनाज मिल रहा था. But it had denied the essential freedoms to its citizens and carried out its developmental project through repressive policies. लेकिन it had denied the essential freedom to its citizens. लेकिन बोल्शेविक पार्टी ने रशिया में सिटीजन्स को फ्रीडम देना कम किया था और जो भी डेवलपमेंट हो रहा था वो फोर्सफुली हो रहा था, किसी का फ्रीडम को ध्यान में न लेते हुए. बाय द एंड ऑफ द 20th century द इंटरनेशनल रेपुटेशंस ऑफ द यूएसएसआर एज अ सोशलिस्ट कंट्री हैड डिक्लाइन. थ्रू इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड दैट socialist ideal still enjoyed respect among its people. By the end of the 20th century के लास्ट में the international reputations of the USSR as a socialist country had declined. उसका अस्त हो गया. Through it was recognized that socialist ideals still enjoyed respect among its people. But in each country the ideas of socialism were रीथॉट इन अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट वेज. लेकिन अलग अलग कंट्री में इसकी विचार सरणी अभी भी हमको दिखती है. सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवोल्यूशंस. हियर वी completed our topic. So here we completed the portion of first term exam. Okay. Goodbye.